हेलो। नमस्कार दोस्तों, ट्रिपलिंग फिजिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम शैलेंद्र है और आज हम एक और लेक्चर लेकर आए हैं। पिछले लेक्चर जो हमने पढ़ा था उसी से थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा क्या था? अगर आपको पिछला लेक्चर देखना है तो आप देख लीजिएगा। मेरा पिछले वाला लेक्चर जो था वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे था, यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता पर वो लेक्चर था। तो आप उस लेक्चर को जरूर देखिएगा। आज जो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां हमने पिछली बार छोड़ा था। हमने ये जाना था कि किसी अगर एक छोटा सा चार्ज है, अगर कोई बिंदु आवेश है या आवेश है या चार्ज है, तो उस चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मतलब जैसे मकड़ी होती है, मकड़ी अपने चारों तरफ जाला बनाती है, तो वो जो चारों तरफ का जाला होता है उसी प्रकार का चार्ज के चारों तरफ भी एक क्षेत्र होता है और वहां पर वो अपनी बादशाहत का मत रखती है। यानी इसका मतलब ये हुआ वो आसपास अपने पूरी पूरी बाउंड्री लेकर चलती है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म कहाँ होती है? तो ये याद रखिए, स्पेस में कभी भी विद्युत क्षेत्र तीव्रता खत्म नहीं होती, ये इन्फिनिटी तक चलती जाती है, यानी अनंत तक चलती है। इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। पॉइंट चार्ज बिंदु आवेशों के लिए फॉर्मूला लिखा था E बराबर के क्यू बाय आर स्क्वायर, जिसमें से के की वैल्यू को हम बोलते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने पहले लिखी थी 9 × 10⁻⁹। इस सब चीज़ों को हम पढ़ चुके थे। इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स बाकी रह गए थे, तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो न्यूमेरिकल होगा। और न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे कि आज टॉपिक में न्यूमेरिकल से क्या स्टार्टिंग है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है, पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो नोट डाउन कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, दीजिएगा। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ चार्ज यदि कोई आवेश इफ अ चार्ज यदि कोई आवेश 4 × 10⁻⁻⁶ कूलाम, यदि कोई आवेश 4 × 10⁻⁻⁶ कूलाम 3 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलाम के विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये वाला चार्ज यानी ये वाला आवेश इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता में रखा गया ये वाले में। और आप जानते हैं जब कोई चार्ज किसी विद्युत क्षेत्र तीव्रता के अंदर जाएगा तो उस पर फोर्स लगेगा, मैंने पहले ही बताया था, है ना? तो फोर्स लगेगा। तो आपने कहा ये बल लगेगा, तो ये इसके अंदर जाएगा तो इस पर क्या आएगा? बल आएगा। क्वेश्चन बोला गया इसमें रखा जाता है, इस विद्युत क्षेत्र तीव्रता में रखा जाता है। तो मुझे बताना है फाइंड फोर्स ऑन इट। मुझे बताना है कि इस पर फोर्स कितना होगा, यानी इस पर फोर्स कितना होगा, इस पर बल कितना लगेगा। याद रखिएगा, एक आवेश के चारों ओर क्षेत्र रहता है और जो क्षेत्र होता है उसके अंदर अगर कोई आएगा तो उसमें बल लगता है। और उस फोर्स को निकालने का फॉर्मूला हमारे पास था F बराबर क्यू ई, या हमने पढ़ा था E बराबर F/Q, उसी से निकला है। तो अगर मुझे फोर्स निकालना है तो मुझे पता है, बहुत आसानी से निकाल सकता हूं। हमें फॉर्मूला पता है, F बराबर होता है Q इंटू ई। और Q इंटू ई हुआ तो हमें पता है चार्ज कितना है, 4 × 10⁻⁻⁶। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10⁻⁴। इसकी वैल्यू को माइनस कर देंगे तो 112 इंटू 10⁻⁻²। कार से समझ सकते हैं। और अगर लिखना चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.12। इस तरीके से हम इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो इस प्रकार से हम इस तरह लिख सकते हैं। तो अगर मैं किसी चार्ज को, छोटे छोटे क्वेश्चंस की बात करें, तो अगर किसी आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र तीव्रता में रखा जाए तो उस पर कुछ बल लगता है और उस पर लगने वाला बल इतना होता है। क्वेश्चन कैसा भी पूछ सकता था। अभी ये चार्ज रखा है, हो सकता था चार्ज की जगह कुछ और होता। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे इफ इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड, अगर ऐसा कहा जाता, यदि किसी इलेक्ट्रॉन को 3 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलाम के विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। ये क्वेश्चंस करने के सीधे सीधे तरीके हैं। आप तरीका समझ लीजिए, कंसेप्ट समझ लीजिए, कोई सा भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से बना पाएंगे। तो यदि किसी इलेक्ट्रॉन को इतने विद्युत क्षेत्र तीव्रता में रखा जाता है तो मुझसे पूछा गया फाइंड फोर्स कितना होगा इसके ऊपर। देखिए कोई भी रखा जा सकता है फोर्स ऑन इट। अगर
फोर्स निकालना है। तो अगर मैं फोर्स निकालूं इसके ऊपर तो फॉर्मूला तो एक ही है फोर्स निकालने का, Q इंटू ई। बस इतनी सी बात हो गई है कि अब की बार जो Q है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। हो सकता था इलेक्ट्रॉन बोल दे, हो सकता है कुछ और बोल दे, चार्ज पार्टिकल, कुछ भी बोल सकता था। तो अगर मैं इसको प्लेस करूं तो Q की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
है, मैंने पहले भी बोला था कभी भी किसी फॉर्मूले में प्लस और माइनस का निशान नहीं लगाते हैं, ना ही कूलम्ब्स लॉ में लगाते हैं, ना ही विद्युत क्षेत्र तीव्रता में, तो प्लस और माइनस मत लगाइएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो कितना है, 3 गुणा 10 की घात 4, है ना। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका जो फोर्स निकल कर आएगा क्या आएगा आपका, 18, 3 कब 3 1 4, 4.8, इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 4.8 इंटू 10⁻15 -50, इस प्रकार से निकल आएगा। तो वैल्यू डिपेंड करती है कि फोर्स कितना निकलेगा। तो हो सकता था किसी आवेश की जगह पर कुछ और रख दे, जैसे इलेक्ट्रॉन रख दिया हमने, है ना। क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, तो हो सकता था ये। अब एक बात और, कोई क्वेश्चन को थोड़ा सा और मोल्ड करता हूँ, थोड़ा सा देखना, क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमाते हैं। इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हमने, इसी क्वेश्चन में अब क्या किया, इलेक्ट्रॉन भेजा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, राइट। इफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स मूविंग, यदि इलेक्ट्रॉन 3 गुणा 10 की घात 4, एक और टाइप बताता हूं, ऐसा भी एक टाइप बनता है क्वेश्चन का। यदि इलेक्ट्रॉन 3 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलाम की विद्युत क्षेत्र में भेजा जाता है, भेजा जाता है जिसकी दिशा जिसकी दिशा जिसकी दिशा विद्युत क्षेत्र तीव्रता के विपरीत है, यानी जिस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मैंने इलेक्ट्रॉन भेजा है। देखो इस क्वेश्चन का समझना ध्यान से, इलेक्ट्रॉन को हमने भेजा है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, उल्टी है, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। देखो मैं बताऊं इसका मतलब क्या, इससे हमें पता क्या चलता है, देखना। विपरीत दिशा में त्वरण ज्ञात कीजिए, फाइंड एक्सीलरेशन, यानी त्वरण ज्ञात कीजिए। मुझे बताना है कि एक्सीलरेशन क्या होगा। आप बोले मैंने फॉर्मूला नहीं पढ़ा एक्सीलरेशन का, बेटा आपने त्वरण का बहुत बार फॉर्मूला पढ़ा है, आपको पता है F बराबर QE, तो हमें पता है कि F को ma रखने में क्या प्रॉब्लम है, हम बहुत आसानी से रख सकते हैं। अब समझना, अगर मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, देखो आंसर पे क्या फर्क पड़ेगा डायरेक्शन से। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा ये है। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहां से आ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहां से यहां को जाएगी, तो दैट मीन्स हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जाती है, हमेशा प्लस से माइनस जाती है, हमेशा प्लस से माइनस जाती है। यानी इस तरफ प्लस रहा होगा, इस तरफ क्या रहा होगा, माइनस रहा होगा, इतना तो मुझे पता चल रहा है। तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि मैंने इलेक्ट्रॉन को भेजा है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के अपोजिट, यानी इलेक्ट्रॉन को मैंने कुछ इस प्रकार से भेजा। कैसे भेजा, ऐसे भेजा। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, यानी ऋणावेश है। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, यानी क्या होगा, आकर्षित होगा, अट्रैक्ट होगा। तो इलेक्ट्रॉन जब अट्रैक्ट होगा, आकर्षण बल होगा, और मुझे पता है जब भी फोर्स होता है तो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, एक्सेलरेशन में चला जाएगा। और ड्यू टू अट्रैक्शन यानी आकर्षण के कारण देयर विल बी एक्सीलरेशन।
क्या आएगा इसमें? त्वरण आएगा। और अगर मुझे त्वरण निकालना पड़ेगा तो त्वरण किस वजह से आया है? फोर्स की वजह से आया है। तो फोर्स की जगह क्या लिख दिया है? m डॉट ए बराबर q डॉट ई, और a निकालना होगा तो क्या आ जाएगा? क्यू ई बाय एम। सिंपल सी बात। अगर क्वेश्चन में बाई चांस ऐसा कह देता कि मैं इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में भेजता हूं, तो समझना इलेक्ट्रॉन को अगर इस डायरेक्शन भेजोगे तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन ये क्या है? पॉजिटिव, तो ये इसको क्या करेगा? दोबारा से अट्रैक्ट। तो जो बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन भागकर जा रहा होगा उसकी स्पीड क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और कम होगी, जब किसी की वेलोसिटी या स्पीड कम होती है तो उसको हम रिटार्डेशन के तौर पर जानते हैं, और तब ए जो निकल कर आता माइनस में निकल कर आता। तो आप ऑप्शन चेक कर लीजिएगा और ऑप्शन में देख लेना, हो सकता है ए प्लस में भी दिया हो सकता है ए माइनस में भी दिया हो, पर आपको कौन सा टिक करना है इस बार? प्लस वाला। लेकिन इसी डायरेक्शन में होता तो कौन सा टिक करते? माइनस वाला, क्योंकि यहाँ पर क्या है? ये त्वरण में है ना कि मंदन में है, तो इसमें क्या है? एक्सेलरेशन में है। और त्वरण में है तो इसका मतलब ये हुआ ए बराबर क्यू ई बाई एम। इसकी वैल्यू को पुट कर दूं तो क्यू होगा चार्ज 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, ई की बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 3.4, 3 इंटू 10 टू द पावर 4, अपॉन में क्या है? मास। मास इसकी वैल्यू 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 31। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर लिया जाएगा। और इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी, इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आप चेक कर लीजिएगा। इसकी वैल्यू समथिंग 5.2 के समथिंग निकल कर आएगी। इसकी वैल्यू निकल कर आएगी लगभग 5.2 इंटू 10 रेज टू द पावर 31, 31 और 4, 31 और 4। मेरे ख्याल से इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो इतनी निकल कर आएगी। आप इसको एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, हो सकता है इसका आंसर इस तरीके से निकालेंगे। तो ये तो बस कैलकुलेशन है, लेकिन करने का तरीका जो है वो इस प्रकार से होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहा है तो उसमें इस तरीके के फोर्सेस निकलेंगे। तो ये तरह क्वेश्चन हो सकता था आपसे। क्वेश्चन में एक्सेलरेशन पूछ लेता, फोर्स पूछ लेता, चार्ज पूछ लेता, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, कुछ भी पूछ लेता, तो उसको करने का तरीका यही होगा, क्योंकि हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है अभी तक, वो हमने पढ़ा है एफ बराबर क्यू, है ना। तो इस तरीके से हम इस चीज दर्शा सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन, ठीक है। चलो अगली चीज की बात करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है, इसके बाद का जो टॉपिक है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसको और भी तरीके से जानते हैं, इसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कह दो या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कह दो। हिंदी में वैद्युत क्षेत्र बल रेखाएं। रेखाएं, देखिए हमसे ये तो पता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है चार्ज की तरफ, पर कैसी होती है, कहाँ कैसी होती है, इसको हम फिगर के द्वारा अगर मैं दर्शाना चाहूँ तो फिगर के द्वारा इसको कैसे शो करेंगे? फिगर के द्वारा, जैसे हम बोले सिविल इंजीनियरिंग में अगर मुझे कभी जमीन को ऊपर या नीचे दिखाना है तो उनको हम कंट्यूर के थ्रू ड्रॉ करते हैं, कंट्यूर होता है ड्रॉ करने का। वैसे ही हम अपनी फिजिक्स में सिर्फ डायग्राम के आधार पर बता सकते हैं कि चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रही होगी। वास्तविकता में ये लाइंस होती नहीं है, ये दीज आर इमेजिनरी लाइंस, ये प्योरली इमेजिनरी लाइंस से, ऐसी कोई रेखाएं स्पेस में होती नहीं है। ये हम ड्रॉ करते हैं ताकि पता लगा सकें कि किस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, किस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, किस जगह पे किस स्ट्रांग है, क्या डायरेक्शन है। इस तरीके से हम इनको बता सकते हैं। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से। तो मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाने का एक तरीका है, एक फिगर है, और फिगर से दर्शा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से जा रही है, कहाँ से आ रही है, कहाँ स्ट्रांग है, कहाँ वीक है। सिर्फ फिगर ही सब कुछ इसके बारे में बता देते हैं। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो पहली बात तो ये क्या है? दीज आर इमेजिनरी लाइंस, ये सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी है, ऐसी कोई लाइंस वास्तविकता में होती नहीं है। तो ये क्या है? काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइंस है, काल्पनिक रेखा है। कैसे ड्रॉ होती हैं तो समझना। अगर मैं कहूं प्लस क्यू है तो प्लस क्यू के चारों तरफ
एक बात समझना, प्लस क्यू आपको पता हो, प्लस से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, पहले भी कल भी बताया था। और मैंने आपको कहा था अगर मुझे डायरेक्शन पता लगानी है प्लस से कैसे निकलती है, तो हमें पता है अगर मैं क्यू जीरो रख कर देख लूँ इसकी तरफ, तो ये प्लस से क्या करेगा, रिपेल। और मैंने कहा था जहाँ बल होगा वहीं क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ई बराबर क्या था, एफ बाई क्यू। एफ बाई क्यू मतलब जो फोर्स की डायरेक्शन वही क्या है, ई की डायरेक्शन। या आप ऐसे ही हमेशा याद रख लीजिए कि हमेशा प्लस से बाहर की तरफ होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से हमेशा बाहर की तरफ होती है, ये मुझे पता है। ये कैसे चार्ज की है, तो अकेला चार्ज रखा हुआ है, तनहा चार्ज रखा हुआ है, इसके आसपास कुछ भी नहीं है। जब इसके पास कोई दूसरा आवेश नहीं है तो अकेले के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से होगी, इस प्रकार से होगी चारों तरफ इलेक्ट्रिक। अगर मान लीजिए कोई माइनस चार्ज होता अकेला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होती, तो ये इस तरफ से आ रही होती। हमने कहा ठीक है जी, यहाँ से आ रही होती। कहाँ से आ रही हैं, ये आ रही हैं फ्रॉम इन्फिनिटी। ऐसा मत समझ लीजिएगा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर से, ये कहाँ से आती है, अनंत से। और ये कहाँ जाती हैं, इट नेवर एंड्स, ये कभी खत्म नहीं होती। इट नेवर एंड्स इन स्पेस, ये अंतरिक्ष में कभी खत्म नहीं होती, जगह किसी भी जगह पर कभी खत्म नहीं होती। और कहाँ जाती हैं, टू इन्फिनिटी, ये हमेशा कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। तो सिर्फ ये लाइंस बताती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रही होगी। जब ये स्टार्टिंग में बताई गई थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऐसे नहीं दर्शाया गया था। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो निकाली गई थी लाइंस, तो पहले कैसे बताते थे, हम पहले रिप्रेजेंट करते थे जैसे प्लस क्यू है, तो हम पहले एरो से ड्रॉ करते थे। और ये एरो बताता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है। जैसे मैंने कहा ये बड़ा एरो है तो मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आपने छोटा एरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जा रही, वीक होती, वीक होती, ऐसे ड्रॉ करते थे। लेकिन बाद में जाकर हमने पूरी लाइंस को एक साथ जोड़ दिया क्योंकि हम स्ट्रेंथ को किसी और तरीके से बताने लग गए। परंतु ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता को दर्शाने का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बस उसी चीज को समझ रहे हैं कि कैसे कैसे होती है। इस पर भी बेस्ड एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, जरा देखते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं और एक और लाइन ड्रॉ करते हैं कि अगर वो प्लस और माइनस पास पास आ जाएंगे तो ये लाइंस कैसी होंगी, जरा समझते हैं कैसी होंगी, और इसी प्रॉपर्टीज भी समझते हैं। लेट अस से ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और मैंने कहा ये क्या है, माइनस क्यू है। इन दोनों को जोड़ने वाली एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से यहां जा रही है। कहां से जा रही है, यहां से यहां जा रही है। हमने कहा ठीक है, यहाँ से यहाँ जा रही है। हमने कहा ठीक है, ये बात आपकी। यहाँ से यहाँ जा रही है। हमने कहा ये भी बात आपकी ठीक है। यहाँ से यहाँ जा रही है। हमने कहा ठीक है जी, आपकी सारी बातें ठीक है। यहाँ जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और से ऐसे ही ऊपर भी जा रही है, पर मैं ऊपर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा बड़ा हमारे पास जगह नहीं है। इस प्रकार से प्लस से माइनस। तो अगर मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करूं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है, यह हमेशा धनावेशों से निकलकर, यह हमेशा धनावेशों से निकलकर यह हमेशा धनावेशों से निकलकर ऋणावेश पर खत्म हो जाती है, ऋणावेश पर खत्म हो जाती है। यह हमेशा धनावेशों से निकलकर ऋणावेश पर खत्म हो जाती हैं। समझना मेरी बात, यह हमेशा पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पे खत्म होती है। पॉजिटिव से निकलती है और हमेशा नेगेटिव पे खत्म होती है, यानी पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव पे खत्म हो जाती है। जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें, यानी चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाओं की बात करें, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी खत्म नहीं होती। यह हमें पता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव जाती है और फिर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव लौट कर आती हैं। इसी प्रकार से हो गया। तो वैसे मैं यहाँ से भिंड से मुरैना गए और मुरैना से दोबारा से भिंड लौट कर आ गए, तो आपने क्या किया, एक लूप क्रिएट किया, एक शहर से दूसरा शहर, फिर दूसरे शहर से पहला शहर, फिर दूसरे शहर से दोबारा। तो जब हम चक्कर लगा के दोबारा लौट आते हैं तो ऐसे को बोलते हैं लूप। और ये क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मतलब
भिंड से मुरैना, मुरैना के अलावा कहीं नहीं जाना, तो ऐसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं, मुरैना जाकर रुक गए, तो इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेट होना, और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता इसी चीज से संबंधित होती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज, एक सेकेंड का समझ दीजिएगा। तो ये हमेशा पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव पर खत्म होती है। सेकंड बात, इट डू नॉट फॉर्म, इट डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप। ये क्लोज लूप नहीं बनाती, ये पहले ही बता चुका हूं, लूप नहीं बताती हैं, लूप तो आप जानते ही हैं, लूप नहीं बनाती हैं, ये क्लोज नहीं होती हैं, एक जगह से निकलकर दूसरी जगह हमेशा खत्म हो जाती हैं। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, इट ऑलवेज ओरिजिनेट। तो ये हमेशा लूप नहीं बनाती हैं, लूप नहीं बनाती हैं मतलब ये हमेशा खत्म हो जाती हैं। अगली की बात करते हैं हम, ठीक है, अगली की बात करते हैं। इट इज नॉट, इट डज नॉट टर्मिनेट, यह कभी भी स्पेस में, अंतरिक्ष में खत्म नहीं होती। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अनंत से आती हैं और अनंत पर ही चली जाती हैं, अनंत से आती हैं और अनंत पर ही चली जाती हैं, तो ये कभी भी अनंत पर खत्म नहीं होती। ठीक है, अगली बात करते हैं, कितनी रेखाएं निकल रही हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का मतलब कितनी रेखाएं निकल रही है, यानी रेखाओं की संख्या, यानी बल रेखाओं की संख्या। रेखाओं की संख्या क्या दर्शाता है, रेखाओं की संख्या यानी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट, ये दर्शाता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, आवेशों का परिमाण बताता है, यानी आवेशों का परिमाण बताता है। देखिए आप ढंग से पढ़ते हैं तो फिजिक्स कोई बहुत डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, आप इसे बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं, बस आपके कंसेप्ट अच्छे क्लियर होने चाहिए। दूसरी बात, एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करें, एनसीईआरटी बुक से अच्छी बुक्स मार्केट में नहीं आती हैं। एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो कीजिए और उन्हीं को एक लाइन के बाद एक लाइन पढ़ते जाइए, कोई भी चीज को स्किप मत कीजिए ताकि हर चीज को अच्छे से समझ पाए, ताकि कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको आना चाहिए वो क्वेश्चन। ये रेखाएं बताती हैं कि परिमाण कितना होगा, यानी चार्ज जो हम दे रहे हैं उसका परिमाण क्या होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा, यानी चार्ज कितना बड़ा है, ये कौन बताएगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बताएंगे। एग्जांपल के तौर पर, जैसे मैंने कहा एक प्लस क्यू चार्ज है और मैंने कहा प्लस क्यू की श्रद्धा ये है कि इसमें से निकलने वाली फील्ड लाइंस कितनी है, 4 है। कितनी निकल रही है, रेखाएं किसमें कितनी निकल रही है, 4 निकल रही है। हमने कहा ठीक है, कितनी निकल रही है, 4 निकल। अगर मैं कहता हूं अगर ये +2 क्यू होता तो आपने कहा इसका परिमाण बढ़ गया, अब की बार क्या हो गया, दो क्यू हो गया। तो अगर इसका परिमाण बढ़ गया तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी बढ़ जाएंगी, तो अब की बार निकलने वाली जो फील्ड लाइंस होंगी वो कितनी होंगी, तो आप ये देखेंगे कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अब की बार 8 हो जाएंगी। तो आपने कहा अब कितनी हो गई हैं, 8 रेखाएं हो गई। कहने का मतलब ये हुआ सिर्फ रेखाओं से ही आप पता लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन से ही पता लगा सकते हैं कि चार्ज की वैल्यू कितनी रही होगी। 4 क्यू कर देंगे तो 16 रही होगी। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जैसे 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 फील्ड लाइंस विद्युत क्षेत्र बल रेखाएं बढ़ती हैं वैसे वैसे परिमाण का चार्ज ही बढ़ता है। सिर्फ इसी को देखकर पता लगाया जा सकता है, जितना बड़ा चार्ज उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस, उतना बड़ा क्षेत्र, जितनी बड़ी मकड़ी उतना बड़ा जाला या उतना घना भी जाला, है ना। अगली बात करते हैं, विद्युत क्षेत्र बल रेखाओं का घनत्व, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र बल रेखाओं का घनत्व, डेंसिटी आप समझते हैं, डेंसिटी मतलब कितनी लाइन से एक छोटे से एरिया में, रिप्रेजेंट्स स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रांग है, विद्युत क्षेत्र रेखा कितनी ताकतवर है, ये कौन बताएगा, ये कौन बताएगा, ये बताएगा कि इसकी डेंसिटी कितनी, इसका घनत्व कितना है।
जितनी ज़्यादा लाइंस पास पास होंगी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, जितनी दूर दूर होंगी उतनी कम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कहने का मतलब ये, वो सिर्फ लाइन देखकर पता लगा सकते हैं कि यहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी यहाँ पर मजबूत विद्युत क्षेत्र तीव्रता है और यहाँ पर मजबूत विद्युत क्षेत्र तीव्रता नहीं है। बस इतनी सी बात है, इस एग्जाम्पल पे समझते भी है। मैंने कहा एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी और मुझसे पूछा गया कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर स्ट्रांग होगी, कहाँ पर कितनी होगी। 3 बिंदु ले लिए, तो मैंने कहा बी और मैंने कहा सी। अब मैं देखूं तो इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं दिख रही हैं, तो इसकी वीक इलेक्ट्रिक, यहाँ पर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वीक होगी, जबकि इसके आसपास लाइंस है। तो इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इलेक्ट्रिक फील्ड टी के बराबर होगी। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बी की बात करूं, इस वाले पॉइंट की बात करूं, तो यहाँ लेस होगी, किससे, ए से भी लेस होगी और ई से भी लेस। कहने का मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ फील्ड लाइंस की डेंसिटी से बताया जा सकता है। इसलिए जब मैंने प्लस क्यू और माइनस क्यू ड्रॉ किए तो देखिए पास में बहुत पास पास बहुत सारी लाइंस बनाई थी और जैसे जैसे दूर जाते जा रहे थे उनकी डेंसिटी जो है वो हमेशा कम होती जा रही थी। तो इसकी डेंसिटी ही बताती है कि इसकी स्ट्रेंथ यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता की ताकत कितनी ज्यादा होगी या फिर कितनी कम होगी, यानी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर वीक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी आप बोलते हैं। अगला, अगर मैं इन लाइंस की बात करूं, टेंजेंट ऑन लाइंस, अब हम टेंजेंट ऑन लाइंस रिप्रेजेंट, अगर मैं इन लाइन पर टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो वो क्या बता देगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बस आपको क्या करना है, इस लाइन पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट मतलब आप समझते हैं, स्पर्शी रेखा। ऐसे हमने कहा एक लाइन ऐसे जा रही है, हमने बोला बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। आपने बोला ये होगी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, आप बोलेंगे ये होगी इस पर, ये वाली। आपने कहा इस वाले पॉइंट पर क्या होगी, तो आप इस पर ड्रॉ कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या होगी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा होगी। यानी टेंजेंट बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस पॉइंट पर कितनी रही होगी, किस पॉइंट पर कितनी रही होगी। समझ में आ रहा है। अगली बात आसान है, ये एक ऐसा पॉइंट है जो हमने बहुत बार सुना है और मेरे ख्याल से हम लोग जब बचपन से ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ही छोटे से हमने ये चीज़ पढ़ी है कि दो लाइंस जो होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को नहीं कट करती, यानी टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। यानी दो रेखाएं, दो रेखाएं अगर आप ढंग से पढ़ते रहे तो आपको रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी एक सीट 100% पक्की है। सिलेक्शन बस इतने से पे डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ाई करते हैं, अपनी कितनी लगन कितनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं। ये समझ लीजिए जितना ज़्यादा समय दोगे ना उतना ज़्यादा आपकी चीज़ें अच्छी होती जाएंगी। मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि दो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं कट करती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। हमने कहा बता के बताओ, लिख कर बताओ, फिगर ड्रॉ करके बताओ कैसे होती है। चलो देखें। हमने कहा एक लाइन ये है, आपने कहा एक लाइन ऐसे चली गई। हमने कहा ठीक है, मान लिया आपकी बात। अगर मैं इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ऐसी आई, इसी पॉइंट पर इस लाइन की वजह से कैसी होगी हमें पता है, इसी आई। अब हमें यह पता चल गया कि एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ रही है, दो आ रही हैं, यानी एक बिंदु पर कैसी निकल रही हैं, दो निकल रही हैं। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा निकल रही है। क्या ऐसा संभव है? आप बोले क्या है पॉसिबल है? नहीं, इस दुनिया में हर एक पॉइंट की स्पेस में एक ही जगह तो हो सकती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं सीधे जा रहा हूँ और मैं उत्तर में भी उड़ गया, मैं ईस्ट में मुड़ गया, वेस्ट में मुड़ गया? ऐसा तो नहीं हो सकता, या ऐसा तो नहीं हो सकता मैंने कहा मैं सीधा जा रहा हूँ, मेरे से किसी ने कहा कि भैया आप ऐसे भी उत्तर में भी चले गए और आप दक्षिण में भी चले गए, भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है? मैं एक ही जगह तो जा पाऊंगा, ऐसा थोड़ी बीच में से दो हिस्से हो जाएंगे। एक पॉइंट की एक बार में या तो वो नॉर्थ में जा रहा होगा ऐसा, यानी एक कण की हमेशा एक ही दिशा होती है, यानी ऐसी कोई चीज पॉसिबल होती ही नहीं है। दो रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काट सकती, यानी नॉट पॉसिबल, ये संख्या पॉसिबल नहीं है। ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, नोट डाउन की।
चलिए अगली चीज पे चलते हैं। चलो, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था, इससे थ्योरी के क्वेश्चन बनने की संभावना है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन डीप में नहीं आ सकते हैं, समझिए, है ना। थ्योरेटिकल पोर्शन है मेनली, तो इसमें कुछ खास पोर्शन नहीं बैठता है। अगली की बात करते हैं। अगला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए, यही टॉपिक हमें पढ़ना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। नाम है वैद्युत द्विध्रुव। इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव। डाइपोल मतलब क्या? डाया मीन्स दो, पोल मीन्स ध्रुव। जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ऐसे ही जब भी दो पोल्स की बात आती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वैसे ही डाइपोल मतलब दो चीजें। तो कल परसों कुछ एक स्टूडेंट कमेंट कर रहा था कि सर प्लस क्यू और माइनस क्यू है, और मैंने कहा, उन्होंने कहा कि सर इसको डाइपोल क्यों नहीं मान लिया, और वो 5 सेंटीमीटर पर रखे हैं। देखिए, सिर्फ प्लस क्यू और माइनस क्यू से नहीं होता डाइपोल। डाइपोल का अर्थ होता है जब बहुत छोटे दो चार्जेस, दो आवेश बहुत कम दूरी पर रखे होते हैं। दूरी बहुत कम होनी चाहिए, और डिस्टेंस की बात करें तो कितनी होनी चाहिए दूरी? तो भाई दूरी इतनी होनी चाहिए जैसे माइक्रोमीटर, नैनोमीटर। जब इतनी दूरी होगी, जब दो चार्जेस के बीच में इतनी दूरी होगी, उसी को हम डाइपोल कह सकते हैं, और किसी को डाइपोल नहीं कह सकते। हमारी फिजिक्स में इस चीज को एक अलग से स्थान दिया हुआ है, अलग से जगह दे दी है डाइपोल को, कि प्लस क्यू और माइनस क्यू हमेशा दोनों बहुत क्लोज रहें, ऐसे संबंध। जैसे हमने कहा ना, एक लड़का और एक लड़की है, वो दोनों के बीच में बहुत कम दूरियां हैं, तो ऐसे दोस्ती को, ऐसे प्यार को हम क्या कह दिया? अलग बोल दिया, इसी को हमने बोल दिया डाइपोल। ऐसा ही हमारी फिजिक्स में भी डाइपोल हो जाता है। जैसे एक लड़का लड़की में दोस्ती होती है, आप तो जानते हैं, बहुत पास की दोस्ती होती है उनमें, है ना, महिला मित्र रही होगी आपकी। तो आपने लगा, दो चीजें बहुत पास पास जब होती हैं, तो इन दोनों की दूरियों की, इन दोनों को हम कंबाइनली एक मिलाकर बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। पहले हमने पढ़ा था एक अकेला चार्ज, फिर पढ़ा कंटिन्यूअस चार्ज पूरी बॉडी का, अब हम पढ़ रहे हैं दो एक साथ हो, इन दोनों के बीच में बहुत कम दूरी हो। तो मेरे पास अगला पॉइंट आ गया, इसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें, वैद्युत द्विध्रुव की बात करें, तो होता क्या है? फिर से आ जाते हैं फिगर से। तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, दो बराबर और विपरीत आवेश, दो बराबर और विपरीत आवेश, जब बहुत कम दूरी पर, जब बहुत कम दूरी पर रखे होते हैं, बहुत कम दूरी पर रखे होते हैं, जब बहुत कम दूरी पर रखे होते हैं, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, यानी उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मतलब प्लस और माइनस, जैसे लड़का और लड़की पास पास, उन दोनों के बीच प्यार। हमने कहा ठीक है, फिगर के द्वारा बताओ। हमने कहा ठीक है, एक बात करते हैं, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, इन दोनों के बीच में दूरी बहुत कम है, दूरी बहुत कम है। हमने कहा ठीक है। अब ये घूम रहे हैं, पर घूमने से क्या फर्क पड़ता है? या कोई पार्क में घूम बैठे हुए हैं, इनसे क्या पता चलता है? इससे थोड़ी ना पता लगा सकते हैं। सिर्फ हमें ये तो पता होना चाहिए कि लड़का और लड़की कितने अच्छे दोस्त हैं, इन दोनों के बीच में घनिष्ठता कितनी है, कितनी अच्छा प्यार है। तो अगर मैं दो लोगों के बीच में बहुत ज्यादा घनिष्ठता देखना चाहता हूँ, तो मुझे कैसे पता लगेगी? उसके लिए हमें कुछ क्राइटेरिया तो रखेंगे। हमें कैसे पता लगेगा? इसको पता लगाने का एक सिंपल सा रीजन है, सिंपल सा तरीका है, और यहाँ पर हम इन दोनों के बीच में संबंध, इन दोनों के बीच में क्लोजनेस, लड़का लड़की कितने क्लोज है, इसको बताने के लिए, इनकी क्लोजनेस बताने के लिए एक नंबर निकालते हैं, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सिर्फ इन दोनों के बीच में ताकत को बताता है। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करें तो इन दोनों के कितनी ज्यादा क्लोजनेस है, कितनी ताकत है, डाइपोल कौन सा मजबूत होगा, वो किससे पता लगेगा? डाइपोल मोमेंट से पता लगेगा। सिंपल सी बात है। तो इनका निकाला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। हिंदी में कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण।
आघूर्ण, इसको हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। सिंपल सी बात। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इसको कहते हैं, इसको ड्रॉ करने का तरीका फिगर को दर्शाते हैं पी से। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में कुछ बातें हो जाए। पहली बात, ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या राशि है? वेक्टर, यानी सदिश राशि, यानी वेक्टर क्वांटिटी है। हमने कहा ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो दिशा होगी होगी, है ना। वेक्टर मतलब क्या? डायरेक्शन। तो हमारे पास फिर से सवाल आ गया कि भैया डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। चलो डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा, इंटेंसिटी भी लिखा है मैंने, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पूरा ही नाम लिख रहा हूं। विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से कहाँ होती है? नेगेटिव की तरफ होती है। ये हम रट्टा मार के पहले ही पे पढ़ चुके हैं। रट्टा तो मारना सीख लिए हम, है ना। हमेशा 11वीं 12वीं बहुत अच्छे से रट्टा मारा है। आपने कहा पॉजिटिव से हमेशा नेगेटिव होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव। हमने बोला ठीक है। चार्ज कहाँ से कहाँ जाता है? आवेश कहाँ से कहाँ जाता है? चार्ज कहाँ से कहाँ जाता है? तो चार्ज की बात करें तो आपको पता होगा बैटरी में अगर दो टर्मिनल, एक छोटा इसको नेगेटिव बोलते हैं, एक बड़ा एक पॉजिटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलता है? चार्ज या इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलता है? नेगेटिव से। जो छोटा वाला होता है ना, उससे निकलता है, बड़े से नहीं निकलता, छोटे से निकलता है और उल्टा भागकर इसकी तरफ प्लस की तरफ लौट कर आता है। तो आवेश की दिशा या इलेक्ट्रॉन की दिशा कहाँ होती है? हमेशा नेगेटिव। चार्ज नहीं लिखना था मुझे, इलेक्ट्रॉन लिखना था। इलेक्ट्रॉन की दिशा कहाँ से होती है? नेगेटिव से हमेशा पॉजिटिव की तरफ होती है। और करंट कैसे चलता है? अगर मैं करंट की बात करूं तो पहले भी जानते हैं आप, करंट हमेशा जाता है पॉजिटिव से नेगेटिव। देखिए करंट और इलेक्ट्रॉन ठीक एक दूसरे के विपरीत भगते हैं, दोनों अपोजिट है, दोनों में दुश्मनी है। पॉजिटिव से नेगेटिव क्या जाएगा? करंट जाएगा, और नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज जाएगा। बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, बड़ा और छोटा, तो नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकलता है जबकि पॉजिटिव से करंट निकलता है। दोनों एक दूसरे के ठीक उल्टे चलते हैं। तो हर एक डायरेक्शन है, एक दिशा है। अगर हर एक की दिशा है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन रही होगी। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की क्या डायरेक्शन होती है? तो इसकी डायरेक्शन होती है, इसकी दिशा होती है, याद रखिएगा क्वेश्चन बहुत अच्छा है। डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी ऋणात्मक से लेकर ऋण से धन तक जाती है, यानी ऋणावेश से धनावेश तक चलती है। यानी नेगेटिव से पॉजिटिव का मतलब ये नेगेटिव हुआ, यहां से डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी। क्या होगी? ये होगी। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? ये होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। हमने कहा ठीक है, क्या देता हूं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होती है। अगर इसकी डायरेक्शन ये होती है तो पी का फॉर्मूला क्या होगा? चलो हम एक काम करते हैं, इन दोनों के बीच में दूरी, इनके बीच में हाफ पॉइंट से नापती है। हर चीज हाफ पॉइंट से ही नापेंगे। तो इन्होंने इसका क्या यूज होगा मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा जब न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। पर एल दूरी आधी मान ली और इसकी बची दूरी एल फिर मान ली, आपने कहा ठीक है। तो टोटल दूरी कितनी हुई? तो 12 हुई। याद रखिए अगर मुझसे बोल दिया जाए कि दो चार्जेस कुछ दूरी पे रखे हुए हैं तो आप उस दूरी को 12 मानिएगा, ना कि एल। अब ऐसा क्यों किया है ये नहीं पता, ये किसने कर दिया हमें खुद नहीं पता, जैसा चल रहा है। तो जब बुक ने कोई फेरबदल नहीं किया, जब ऊपर वाले ने इन दोनों में कोई अंतर नहीं छोड़ा, तो हम क्यों अंतर छोड़ेंगे? तो हम भी इसको 12 ही मानकर चलेंगे। पर इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप 12 मान रहे हो, आप इसको एल भी लिख सकते हो पूरे को, आप इसे डी भी लिख सकते हो, आप इसे पी भी लिख सकते हो, आप इसे आर भी लिख सकते हो, जो भी आपका नाम है आप नाम का पहला अक्षर आराम से लिख सकते हो। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं पी निकालूं कितना होगा, डाइपोल मोमेंट निकालूं कितना होगा, तो पी की वैल्यू होती है Q इंटू 2L। इस प्रकार से हम इसको दर्शा सकते हैं। तो P की जो वैल्यू होती है वो Q इंटू 2L निकल कर आती है। ये समस्या है ना, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अब अगर Q इंटू 2L लिखा तो हमने कहा ठीक है, जरा यूनिट भी लिखकर देख लेते हैं, इसकी यूनिट्स क्या होंगी। अगर इसकी इकाई की बात करें तो इसकी यूनिट है कूलाम्ब, है ना, कूलाम्ब इंटू मीटर, कूलाम्ब इंटू मीटर। इसको सीजीएस में भी लिख सकते हैं, ये क्या है, एसआई दिख रहा होगा आपको, एसआई यूनिट।
अगर इसकी सीजीएस यूनिट लिखें तो कूलाम की हो जाएगी स्टेट कूलाम, है ना। स्टेट कूलाम के साथ किसका, मीटर की जगह क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगी, सीजीएस। और भी कोई यूनिट होती है, हाँ एक यूनिट और होती है, इस यूनिट का नाम होता है डिबाई। डिबाई, डिबाई। अगर मैं डिबाई की बात करूं तो ये होती है 1/3 इंटू 10⁻⁻29 कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर, एक यूनिट और। इंपॉर्टेंट सी बात। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब प्लस और माइनस की जो बहुत कम दूरी पर रखे होते हैं और हवा में घूम रहे होते हैं स्पेस में बहुत कम दूरी में, ऐसे को हम बोलते हैं डायपोल। इनकी अलग आइडेंटिटी बना दी जाती है। कहने का मतलब ये हुआ, अब हम इनको लड़का लड़की नहीं कहेंगे, हम इनको कपल ही कह देंगे, डायपोल ही कह देंगे, ये अलग घूम रहे हैं, इनके एक ही गिना जाएगा, ये दोनों एक ही है ना। बस इन सब की इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेट सब कुछ अलग हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट चार्ज नहीं है, ये बिंदु आवेश थोड़ी ना, अब दो हो गए हैं, लेकिन इनके बारे में इनको अलग एक ही गिना जाएगा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हमने निकाल लिया, जिसकी वैल्यू थी P बराबर Q इंटू 12। बस इतनी सी बात थी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इस प्रकार से निकल कर आएगी। अब एक अकेला चार्ज होगा तो हमें पता है एक अकेला चार्ज होगा, अगर प्लस क्यू होगा या क्यू होगा, चार्ज होगा, क्यू चार्ज होगा, तो अगर ये पॉइंट चार्ज है, क्या है, पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश है, तो हमने निकाल लिया कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, हमने निकाली E बराबर KQ/R²। के की वैल्यू हम जानते हैं, ये होता है 1/4πε0 Q/R²। देखो अगर आप सारे डेरिवेशन वो सारे न्यूमेरिकल्स करना चाहते हो, हर चीज़ को कंसेप्ट को लगाना चाहते हो, तो आपको हर चीज़ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक एक चीज़ आप अपने कॉपी में लिख कर या फिर पेपर में लिख कर अपने चिपकाते जाइए अपने कमरे में जहाँ आपकी स्टडी टेबल है, ताकि सभी चीज़ें आपको रिवाइज हो। अपने नोट्स खुद प्रिपेयर कीजिए, अपने नोट्स से अच्छी कोई चीज़ होती ही नहीं है, मार्केट में हो ही नहीं सकती। आप किसी के भी नोट छपवा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद के नोट्स बनाइए ताकि आपको जल्दी याद हो। हमारे नोट्स से बेहतर कोई चीज़ होती नहीं है। तो आप ये सब जो बोलते हैं कि भाई नोट्स दे दीजिए, नोट्स दिए हुए हैं। आपको पता है मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैंने नोट्स डाल रखे हैं, आपके यूट्यूब के, फेसबुक पे सारी की सारी बुक्स डाल रखी हैं, सारे के सारे नोट्स डाल रखे हैं। तो अगर आपको कहीं तकलीफ होती है तो डाउनलोड कीजिए, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप अपने नोट्स खुद प्रिपेयर कीजिए। आप कॉपी और पेन हमेशा लेकर बैठा कीजिए ताकि आप सभी चीज़ों को रियलाइज कर सके। तो आप जब तक सीखेंगे नहीं, इससे हमें जल्दी याद होता है ना, इसलिए। तो पॉइंट चार्ज की वजह से पता लग गया, कंटिन्यूस चार्ज की वजह से हमने निकाली। अब हमारे पास आया डाइपोल की वजह से। तो डाइपोल क्या है, दो चार्ज है। अब दो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये तो हमें नहीं पता ना। इसी पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि अगर डाइपोल के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या रही होगी, क्योंकि प्लस क्यू की वजह से अलग होगी, माइनस क्यू की अलग। अब इन दोनों की नेट निकालनी है ना, कि इन दोनों के नेट की वजह से विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी रही होगी। चलो देखते हैं कितनी रही होगी। तो हमारे पास अब यही टॉपिक है, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इलेक्ट्रिक डाइपोल ना। तो हमारे पास अब यही टॉपिक है, देखते हैं इस टॉपिक के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक, चलो डाइपोल देख लेते हैं। एक हमने कहा एक प्लस क्यू, एक माइनस क्यू, बहुत कम दूरी पर रखे हुए हैं, बहुत कम दूरी पर रखे हुए हैं। प्लस क्यू और माइनस के बहुत कम दूरी पर रखे हुए, मान लो कितनी भी दूरी है, हमें नहीं, हमसे बोल दिया इस ओ पॉइंट पर बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड
एट पॉइंट ओ। हमें बताना है कि ओ पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी रही होगी, कितनी रही होगी। तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, हर चीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल जो है वो हर चीज़ हमेशा कहाँ से नापती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से ही नापी जाती है। याद रखिए हमेशा सेंटर से ही नापेंगे। सेंटर से नापेंगे मतलब सेंटर ये है, मैंने कहा ठीक है सेंटर ये है, सेंटर से नापेंगे तो दूरी अब की बार क्या होगी, लेट अस सपोज कि दूरी x है। आप कुछ भी ले सकते हैं, r ले लें, p ले लें, t ले लें, g ले लें, जो आपको चाहे ले लें। तो हमने कहा x है। अगर इस O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है तो हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकली है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल कर आएगी। अब एंगल कितना बना, लेट अस से थीटा। ये क्यों लिख रहा हूँ मैं आपको समझा दूंगा अभी, क्योंकि बहुत तो इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनकर आएगा, मैं आपको कहूंगा कि आप इस वैल्यू को हमेशा याद कर लें, याद रखें इस वैल्यू को, हमेशा याद रखें इस चीज को जो मैं लिखवा रहा हूँ। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो ई नेट, नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी प्लस की और माइनस की वजह से इस पॉइंट पे जो नेट निकलेगी, ई नेट की वैल्यू होगी के पी बाय एक्स क्यूब, एक्स लिया है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, सिंपल सी बात, 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको मतलब बताता हूँ मैंने ऐसा लिखा क्यों है, पर आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आपके पेपर में दो तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि चार्ज के एक्सेल पे कितनी होगी, एक्सेल मतलब समझते हैं आप, एक्सेल मतलब अक्ष पर, है ना। और यहाँ ये पूछ लेगा इक्वेटोरियल पे कितनी होगी, इस पे क्वेश्चन आया है भाई, आप मिस मत कीजिएगा इस चीज़ को। इक्वेटोरियल पे कितनी होगी, ये दोनों क्वेश्चन भी बनते हैं। देखते हैं जरा क्या बात कहना है कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जरा देखें, हटा दो इसको थोड़ा। अब मुझे दो बिंदुओं पर निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तो निकालनी है एक्सेल पे और एक निकालनी है इक्वेटोरियल पर, एक्सियल पर और इक्वेटोरियल पर। जरा देखते हैं डाइपोल के कारण एक्सियल पे कितनी होगी, एक्सियल मतलब अक्ष पर कितनी होगी, अक्ष पर। मान लीजिए ये प्लस है और ये माइनस है। मैंने कहा इन दोनों को जोड़ने वाली दिशा पॉइंट ये है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो ये कौन सा पॉइंट होगा, एक्सियल पॉइंट होगा। एक्स को जोड़ रहा है, अक्ष को जोड़ रहा है, एक्सियल पॉइंट होगा। इस एक्सियल पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है तो कितनी, बात समझना। पहले हमने थीटा ये लिखा था, अगर मैं इसको थीटा को कम करता जाऊं कम करता जाऊं कम करता जाऊं तो थीटा कितना हो जाएगा, 0। पहले थीटा ये था ना, तो थीटा अगर मैं कम करता जाऊं तो अब की बार थीटा कितनी होगी, 0 होगी। अगर नहीं याद आ रहा तो दोबारा देखो यार, प्लस क्यू माइनस क्यू, ये एक्सेस था, यहाँ पे पॉइंट था, ये थीटा था। अब अगर मुझे इस पॉइंट पे निकालना है तो थीटा अब की बार क्या होगा, इस लाइन के रिलेशन अब की बार थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो थीटा अगर 0 होगा, एक्सिस के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री। अब x की बात आती है, x कहां से लिखें, क्या ये x है क्या, नहीं। मैंने आपको पहले भी कहा था डाइपोल में हर चीज हमेशा सेंटर से नापी जाती है, सेंटर से नापी जाती है तो इसका जो केंद्र होगा, सेंटर मतलब केंद्र, इसका जो केंद्र होगा वहां से इसकी दूरी क्या होगी, x होगी, x होगी, है ना। ठीक है जी, स्थिति है लॉकडाउन में, ठीक है सब। कमेंट्स वमेंट्स करते रहे कीजिए, है ना। आपके कमेंट्स देख कर मुझे बड़ा अच्छा महसूस होता है ना। तो आपने कहा x होगी, तो अगर मैं थीटा की वैल्यू लिखूं तो e की वैल्यू क्या होगी, e बराबर अगर मैं 0 पुट कर दूं तो cos 0 1 हो जाएगा। तो cos 0 1 का मतलब ये हुआ 1 for 4। इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी, e नेट निकल कर आएगा 2 kp बाय एक्स क्यूब, है ना। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर मैं देखूं तो इसमें नोट करने वाली क्या चीज़ है, याद रखने वाली क्या चीज़ है, एक बात और है याद रखने वाली, जो आपके पेपर के आया था, ई जो होता है वो 1/r³ या फिर 1/x³ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। याद रखिएगा 1/r³ या x³ के इन्वर्सली है, या r लिखो या x लिखो, आप कंफ्यूज मत हो ना, x लिखो बात एक ही है। तो इसके बाद ना ये क्या हो, हमने जो पहला फॉर्मूला लिखा था वो लिखा था e बराबर k³ बाय r², तो वहाँ r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी।
इलेक्ट्रिक डायपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत द्विध्रुव में विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होती है वो 1/r³ के समानुपाती होती है, या r³ के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस प्रकार से हम इस चीज को लिखते हैं। तो एक्सियल पे जो निकल कर आई वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से निकल कर आई। अब मैं निकालता हूं सेकंड पॉइंट कि एक और क्वेश्चन पूछा था कि मुझसे पूछ लेगा कि इक्वेटोरियल पे कितनी होगी। इक्वेटोरियल मतलब समझ रहे हैं? मैं आपको फिर से समझाता हूँ। ये तो आप नोट कर लें पॉज करके चीजों को, है ना, नोट डाउन कर लें। नोट डाउन कर लें। अगली चीज, अब हमारे पास आई इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल बोल सकते हैं या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह सकते हैं। अविलंब पर कितनी होगी? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल तो आप कहीं भी सकते हैं, ये जनरल फॉर्मूला है, थीटा आपको पता है। अब अगर मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निकालना है, इसको मिटा रहा हूं, है ना। अब मुझे निकालिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हमेशा डिस्टेंस क्या होगी? सेंटर से। लेट अस सपोज ये क्या है आपका x, हमने कहा ठीक है ये पॉइंट O। यहाँ पे आपको निकालना है ई नेट क्या होगा, दिख रहा है ना आपको, है ना, शायद दिखाई पड़ रहा है मेरे ख्याल से। ठीक है, ई नेट देखा, ठीक है। अगर इस पे ई नेट पे निकालना है तो आपके पास देखिए थीटा की वैल्यू कितनी हो गई है, थीटा आपके बार हो गया 90 डिग्री। थीटा 90 पुट कर दूं इस वाली वैल्यू में, तो थीटा की वैल्यू अगर 90 हो जाएगी, थीटा की वैल्यू अगर 90 हो जाएगी तो ई नेट की वैल्यू कितनी होगी? तो ई नेट की वैल्यू होगी, थीटा 90 पुट कर दूं तो cos 90 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी kp/x³। अगर आप देखें तो यहाँ पर kp/x³ है, जबकि यहाँ पर कितनी है 2kp/x³, यानी एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोगुनी होती है, जबकि बाइसेक्टर पे वो सिर्फ और सिर्फ आधी रह जाती है। इस तरीके से हम एक्सियल पे भी लिख सकते हैं। तो दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक और चीज, अगर एक्सियल पे दी है, अक्ष पर दी है, तो आप अभिलंब पे निकाल सकते हैं। कैसे? अगर मुझे इन दोनों में रिलेशन निकला हो, एक्सियल और इक्वेटोरियल में, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मुझे पता है एक्सियल जो होती है, एक्सियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है? 2 ऑफ इक्वेटोरियल होती है। बस इतनी सी बात है कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये भी रिलेशन मेरे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। इसी को हम लोग बोलते हैं आपका, नोट डाउन कर लीजिए। अब डाइपोल से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस बनते हैं इसकी बात कर लेते हैं। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या होंगे, किस प्रकार से होंगे। क्या लिख लिया? चलो देखते हैं, क्वेश्चन लिखना है, हो गया। चलो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, पर अभी एक न्यूमेरिकल ले लें, फिर इस न्यूमेरिकल को थोड़ा सा और डिफिकल्टी लेवल पर जाएंगे। तो अभी क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है, अ डाइपोल एक द्विध्रुव जो 2 माइक्रोकूलम आवेश से बना हुआ है। जो 2 माइक्रोकूलम से बना हुआ है 2 माइक्रोकूलम से बना हुआ है, वो गुणा 10⁴ न्यूटन पर कूलम के विद्युत क्षेत्र तीव्रता में रखा जाता है। एक डाइपोल है जो 2 माइक्रोकूलम का बना हुआ है और 2 गुणा 10⁴ न्यूटन पर कूलम के विद्युत क्षेत्र तीव्रता में रखा जाता है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता में रखा जाता है, तो हमने इसको में रखा हुआ है। यदि आवेशों के बीच की दूरी या द्विध्रुव की लंबाई, यदि द्विध्रुव की लंबाई यदि द्विध्रुव की लंबाई 0.2 सेंटीमीटर हो,
0.2 सेंटीमीटर हो, द्विध्रुव आघूर्ण बताइए। तो आपको बताना है डायपोल मोमेंट कितना रहा होगा। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो इससे रिलेटेड बात करें तो डायरेक्ट आएगा, है ना, तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। चलिए फिर बात करते हैं। इसके आंसर की बात करें तो हमसे पूछा गया है डायपोल मोमेंट, तो हमें पता है P बराबर होता है Q इंटू ट्वेल्व। Q की वैल्यू हमें पता है, चार्ज है मेरा 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम का मतलब 2 इंटू 10⁻⁻�6 12। यहाँ पर लेंथ पूरी 12 कितनी दे रखी है 0.2, तो आप ऐसा मत कर देना कि L लिख दे 0.2। यहाँ पर डायपोल की लेंथ दी रखी है ना, तो 12 होती है डायपोल की लेंथ, तो उसको हमने इससे लिखा है। तो ये कितना दे रखा है 0.2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10⁻⁻2 मीटर। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इसकी वैल्यू निकलेगी 0.4 इंटू 10⁻⁻8, ये मेरी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। इस तरीके से बता सकते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी कूलम इंटू मीटर, तरीके से हम इसको बता सकते हैं। नोट डाउन कर लिए। नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं। अब जब हमने आज का लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे कहा था कि जब हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, जब किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र तीव्रता में रखा जाता है तो उसमें फोर्स आता है। फोर्स की वैल्यू लिखती है F बराबर क्यू। वो तो एक चार्ज के लिए थी ना, F बराबर क्यू, क्यू डाल दिया आपने। पर अगर डाइपोल रख देंगे तो उस पर कितना फोर्स आएगा, तो भाई ये भी तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जानना। डाइपोल अभी एक चार्ज पड़ रहा है, तब दोनों चार्ज के बारे फोर्स निकाल लेते हैं। तो अब अगर मैं दोनों डाइपोल को रख दूंगा, पूरे डाइपोल को दोनों चार्जेस को साथ में रख दूंगा, तो डाइपोल पे कितना बल होगा वो निकालना भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या करेंगे, हम इस डाइपोल को उठा के किस में रखेंगे, कि डाइपोल को हम रख देंगे अब इलेक्ट्रिक फील्ड में, और देखेंगे इस पर क्या क्या चीजें आप जरा समझते हैं। ठीक है, लेट अस सी, नोट भी कर दो, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता में वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव। चलिए ये चीज मेरे पास निकालनी है। हो सकता है हिंदी में थोड़ी सी राइटिंग खराब हो, नोट कर लीजिएगा। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड में, चलो एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हैं। हमने कहा ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये ड्रॉ की। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ तक होती है, मतलब इस तरफ क्या रहा होगा, पॉजिटिव रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज रहे होंगे जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही होगी, नेगेटिव की तरफ जा रही होगी। देखा ठीक है। अब हम इसके अंदर एक डाइपोल रख देते हैं। डाइपोल ये रहा डाइपोल। डाइपोल का मतलब दो चार्जेस, दो आवेश, दो चार्ज रखे हैं। मान लेते हैं ये प्लस क्यू चार्ज है और ये कितना है माइनस क्यू। मेरे ख्याल से दिख रहा होगा आपको, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, हमें पता है 12 होती है। चलिए भाई 12 होती है, क्या नहीं पता है हमें 12 क्यों होती है, पर 12 होती है। ठीक है, क्योंकि ये प्लस है तो ये प्लस को क्या करेगा, चार्ज को उस तरफ को धक्का देगा। समझो ये इसका दुश्मन है, तो दुश्मन क्या करेगा, दूसरे को भगाना चाहेगा। भगाना चाहेगा मतलब इससे फोर्स कहाँ आएगा, बाहर की तरफ। और अगर मैं इस अकेले चार्ज की बात करूं तो इस अकेले पे फोर्स कितना आता है, ये तो मैं पता है F बराबर होता है QE, एक ही फॉर्मूला है। ये माइनस प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा, तो ये किस तरफ जाएगा, प्लस, ये किस तरफ जाएगा, F बराबर माइनस QE है। ठीक है जी, तो दो फोर्सेस हैं, दो बल हैं, दो बल हैं। हमने कहा ठीक है, दो फोर्सेस हैं, टू इक्वल फोर्सेस है। तो इक्वल फोर्सेस है, हमने कहा ठीक है, तो इक्वल फोर्सेस है।
इक्वल फोर्सेस, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। अपोजिट भी लिखना जरूरी है क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, पहली बात, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है। अब एक बात समझना, अगर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है, अगर मैं किसी बॉडी पर एक साइड जितना एफ इधर लगा दूं, इतना एफ इधर लगा दूं, तो क्या मैं कभी अपनी जगह से पोजीशन से हिलूंगा क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो क्योंकि दोनों साइड लगने वाले जो फोर्सेस है वो क्या होंगे? जीरो होंगे। तो एफ नेट की वैल्यू क्या है इस केस में? जीरो है। तो ऐसा होना चाहिए, हमें ऐसा पता है कि भाई होता है कि भाई किसी बॉडी है, जैसे मैं कह दूं एक वस्तु है और एक वस्तु पे दो फोर्स लग गए, एक इस तरफ लग गया और एक इस तरफ लग गया, तो ये बॉडी क्या हो गई? एफ नेट कितना हो गया? जीरो हो गया। और एफ नेट जीरो है तो बॉडी किस पोजीशन में होगी? रेस्ट पोजीशन में होगी, यानी विराम स्थिति में होगी। ये तो हम रट्टा मार के बैठे हैं, बट परंतु एक बात समझिएगा, सिर्फ ये दोनों का होना जरूरी नहीं होता, एक चीज और होती है। ये दोनों फोर्सेस अपोजिट तो होने चाहिए, लेकिन ये दोनों सेम लाइन ऑफ एक्शन पे भी होनी चाहिए। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब समझना, एक ही जगह पर भी लगने चाहिए। एक ही जगह पर लगने का मतलब एक ही सेम लाइन ऑफ एक्शन पे लगनी चाहिए। अगर एक फोर्स यहां लगा दोगे और एक फोर्स यहां लगा दोगे ऊपर, और आप कहोगे एफ नेट जीरो है, तो अब एफ नेट जीरो नहीं है, अब की बार ये वस्तु मूव करेगी, ऊपर को भगेगी। मेरी बात समझो, एक ही पॉइंट पे तो लगने चाहिए। तो सिर्फ एफ नेट जीरो तब नहीं हो सकता कि दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेम लाइन ऑफ एक्शन यानी एक ही जगह पे लगने चाहिए। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो एक ऊपर लग रहा है, एक नीचे लग रहा है, तो ये दोनों कभी बराबर नहीं है। तो ये इस तरफ को भगेगा, ये इस तरफ को भगेगा और ये मूव करने का प्रयास करेंगे। मेरी बात ध्यान से समझा। जब सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, जब एक ही लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, डू नॉट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन, यानी एक ही लाइन नहीं है जहां पर बल लग रहे हैं, तो एफ नेट की वैल्यू जीरो नहीं होगी। एफ नेट जीरो नहीं होगा, एफ नेट जीरो नहीं होगा। इस वाले केस में एफ नेट जीरो नहीं होगा। और एफ नेट जीरो नहीं होगा तो ये इसको नीचे की तरफ धक्का देगा, ये इसको ऊपर की तरफ धक्का देगा। और जब ये ऊपर नीचे ऊपरी बल होंगे तो क्या करेगा? ये इस तरफ को मुड़ने लगेगा, ये इस तरफ को मुड़ने लगेगा। और जब ये मुड़ने लगेगा तो ये क्या करेगा? इट स्टार्ट्स रोटेटिंग, यानी ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। रोटेटिंग यानी स्पिन करना स्टार्ट कर देगा, स्पिन करना स्टार्ट कर देगा। ऐसा ही तो होता है ना। अगर मुझे इसे घुमाना है पेन के बीच में छेद करके, तो एक फोर्स नीचे से लगा दो, एक ऊपर से लगा दो, दो अपोजिट फोर्सेस क्या करेंगे? इसको रिवॉल्व कराएंगे, घुमाने लग जाएंगे। वैसा ही तो एक फोर्स यहाँ लग रहा है तो ये फोर्स क्या करेगा? इसको यहाँ ले जाएगा, ये कहाँ ले जाएगा? यहाँ ले जाएगा। तो ये क्या करेगा? इसको घुमाने लग जाएगा। तो जब डायपोल को किसी विद्युत क्षेत्र तीव्रता में रखते हैं तो वो घूमना स्टार्ट करता है, घूमना स्टार्ट करता है। अगर ये घूमना स्टार्ट करता है, ध्यान से देखना, तो थोड़ी देर बाद सिचुएशन क्या होगी? थोड़ी देर बाद सिचुएशन क्या, पूरी कहानी है। तो थोड़ी देर बाद सिचुएशन क्या होगी? आफ्टर सम टाइम क्या सिचुएशन होगी? दिख रहा होगा आपको। कुछ समय बाद ऐसा हो जाएगा, कुछ समय बाद ऐसा हो जाएगा, डायपोल ऐसे में आ जाएगा। और डायपोल जब पैरेलल में आ जाएगा तो इस तरफ लगने वाला फोर्स F बराबर माइनस QE, क्या मैं बोल सकता हूँ F बराबर QE के बाद आ जाएगा, बराबर हो जाएंगे। इस तरफ को ये क्या है? प्लस Q, सॉरी ये क्या है? माइनस Q। आप भावनाएं समझते चलिए, प्लस Q। तो अब की बार जब ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, जब एक ही लाइन में आ जाएंगे, तब इस तरफ लगने वाला फोर्स, इस तरफ लगने वाला फोर्स, तब तो एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे होगा ना। और अब की बार जब ये सेम लाइन ऑफ एक्शन पे होगा, तो सेम लाइन ऑफ एक्शन पर, सेम एक ही लाइन पर आने पर, सेम लाइन ऑफ एक्शन पर आने पर इस पे एफ नेट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और एफ नेट जीरो हो जाएगा तो उस केस में ये क्या आ जाएगी? रेस्ट पोजीशन, यानी विराम स्थिति में चली जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि गोल गोल घूमने लग जाएगी, गोल चक्कर लगा रही है, ऐसा नहीं होता। कोई भी डायपोल अपने आप गोल चक्कर नहीं लगा सकती। बस इतना है डायपोल में कि डायपोल ऐसे है तो थोड़ी देर में डायपोल कैसे आ जाएगी? ऐसे पैरेलल आ जाएगी, ऐसे में, और ऐसे में आकर रुक जाएगी। आप कैसे भी रख दें, आप इसको ऐसे रख दें घूम के, ऐसे रख दें घूम कर ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं कि चक्कर लगाएगी। वो सिर्फ कैसे आने का प्रयास करेगी? 0 डिग्री या थीटा 9, सॉरी 0 या 180, ये समझ लो कि हमेशा पैरेलल समांतर आने का प्रयास करेगी। डायपोल कभी भी घूमता नहीं है। डायपोल सिर्फ तब तक घूमता है तब तक वो पैरेलल ना आ जाए, बराबर यानी समांतर ना हो जाए, तब तक घूमता है। तो डायपोल ऐसे रखोगे घूमकर ऐसे, ऐसे रखोगे ऐसे, ऐसे रखोगे ऐसे, डायपोल बस पैरेलल आने का प्रयास करे। तो
तुरंत आप ऐसे भी टेढ़ा रखो सीधा हो जाएगा, बस वो पैरेलल, क्योंकि पैरेलल आने पर दोनों साइड लगने वाले फोर्सेस जीरो, और फोर्सेस जीरो तो याद रखिएगा डाइपोल हमेशा पैरेलल आने की कोशिश करता है। कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा रख दो, डाइपोल पे बल लगता है ताकि वो सीधा हो जाए। लेकिन थोड़ी देर के लिए तो रिवॉल्यूशन रोटेशन होगा, थोड़ी देर के लिए तो हुआ रोटेशन, थोड़ी देर के लिए रोटेशन होता है, उसीलिए हम टॉर्क वगैरह निकालते हैं, बल आघूर्ण निकालते हैं। अब इसको घुमाने के लिए जो थोड़ा सा घूमा था उसको घुमाने के लिए बल आघूर्ण लगाता है ना, ध्यान समझ रहे। अभी ये सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं था इसलिए घूमा, और जब ये पैरेलल हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, तो सेम लाइन ऑफ एक्शन होगा और ये एफ नेट की वैल्यू जीरो होगी और ये रेस्ट पोजीशन विराम स्थिति में चला जाएगा। और इसी कंडीशन में डाइपोल रुक जाता है, और ये रुक जाता है तब तक जो घूमा था, पहले जो टेढ़ा होकर सीधा हुआ था, इसमें जो टॉर्क लगा था, इस टॉर्क हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी न्यूमेरिकल फॉर्म करता है। इसको हम बोलते हैं बल आघूर्ण। यही टॉर्क यानी बल आघूर्ण लेता है। टॉर्क की बात करें तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ बराबर होता है एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हिंदी में बोले तो बल गुणा लंबवत दूरी, और फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लिखें तो यहां होता है टाउ बराबर पी क्रॉस, इसका भी मतलब समझते हैं, टाउ बराबर पी क्रॉस ई, ठीक है। टाउ बराबर होता है पी क्रॉस ई, तो टाउ बराबर जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं पी क्रॉस ई, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको भी। अगली बात, पी क्रॉस ई। अच्छा आप सोचें कि भाई ई क्रॉस पी क्यों नहीं, पी क्रॉस ई क्यों, देखो फिगर मिटा दिया, ये टॉर्क था, ये प्लस क्यू था, ये माइनस क्यू था, दोबारा से बनाए तो एक बार, माइनस एफ बराबर माइनस क्यू ई, एफ बराबर प्लस क्यू ई। इसका मतलब समझिए, इस मतलब क्या होता है, इसका मतलब है ये जो P है ये किसकी तरफ भाग रहा है, E की तरफ। P किसकी तरफ मुड़ रहा है, E की तरफ। अगर आप E क्रॉस P कर देंगे तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो जा नहीं सकती ना, वो तो रेस्ट पोजीशन में है। तो ये P किसकी तरफ जा रहा है, E की तरफ। P E की तरफ जा रहा है, तो आप समझना डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, माइनस से प्लस। अरे भूल तो नहीं गए ना, याद रखियो ना, P तो ये हुआ, और हमने बोला P किस, E की डायरेक्शन क्या है ये, तो P किसकी तरफ मुड़ना चाहता है, ये डाइपोल किसकी तरफ जाना चाहता है, ये डाइपोल चाहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मुड़ जाए, किसकी तरफ मुड़ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मुड़ जाए। इसलिए इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, P क्रॉस है, और तो थीटा है वो किन के बीच का एंगल है, P और E के बीच का एंगल है, यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ PE sin थीटा एंड टाउ इज एंगल बिटवीन P एंड, इन दोनों के बीच का एंगल क्या कहलाता है, आपका थीटा कहलाता है। इसी को हम बोलते हैं टॉर्क यानी बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण किसका, P की डायरेक्शन याद रखिएगा हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव यानी ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, और P हमेशा E की तरफ आता है, इसीलिए हम इसको P क्रॉस E लिखते हैं ना कि E क्रॉस P लिखते हैं, तो इसमें गलती मत कीजिएगा, है ना। तो हमारे पास ये चीज़ें थी, आज के लिए बस हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो इसके वर्क डन से रिलेटेड रहेगा। देखिए फोर्स है, टॉर्क है, तो और डिस्प्लेसमेंट भी होगा, घूमेगा, विस्थापन भी होगा, तो कितना कार्य होगा, हमें कार्य भी अगले टर्न पे निकालना पड़ेगा। तो इसका वर्क डन हुआ, इससे रिलेटेड बातें हुई, इन सब चीज़ों को भी अच्छे से याद रखिएगा। चलिए हम आज के लिए बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट टर्न पे मिलेंगे। नेक्स्ट टर्न हमारा रहेगा डाइपोल से रिलेटेड ही। चलिए थैंक यू वेरी मच।